हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन गजबीर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एमपीपीएससी प्री के सिलेबस की छठी यूनिट के दो टॉपिक जो थे वो खत्म कर लिए थे। हमारे लिए तीसरा टॉपिक था, यानी लगभग 10 लेक्चर हो चुके हैं दो टॉपिक के लिए। अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। आज हम मूल अधिकारों के विषय में चर्चा करेंगे और मूल अधिकारों जो कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। अब मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म के साथ प्राप्त होते हैं। मूल संविधान में जो मूल अधिकारों के विषय में उल्लेख किया गया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार। और याद रखिए ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए साथ में लिखते चले ताकि आपको आंसर्स लिखने में सुविधा हो और समझने के दृष्टिकोण से आपको सुविधा जा सके। इसलिए बेहतर होगा कि आप लेक्चर के साथ में लिखते जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। आइए देखते हैं मूल अधिकार। साथियों, क्या है कि संविधान में जो वर्तमान समय 25 भाग हैं उनमें से भाग 3 मौलिक अधिकारों के विषय में उल्लेख किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लेखित है। 12 से 35 में मौलिक अधिकारों के विषय में उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों के विषय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकारों का उल्लेख किया। अब जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अब अमेरिका के संविधान से ग्रहण करने के बाद भारत की व्यक्तियों की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मूल अधिकारों को इसमें सम्मिलित करके हर एक चीज का ध्यान रखा गया कि व्यक्तियों को धार्मिक दृष्टिकोण से, चाहे सामाजिक या राजनीतिक दृष्टिकोण से, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मौलिक अधिकारों का निर्माण किया गया। तो देखते हैं मौलिक अधिकार। जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया था। याद रखिए, क्वेश्चन बनता है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किन अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। अब देखते हैं जो बाकी 6 मौलिक अधिकार बचे उनके विषय में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार देखिए, कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति बराबर है, चाहे वह भारत का राष्ट्रपति हो या भारत का आम नागरिक, सभी के लिए समानता का अधिकार होता है। भारत का राष्ट्रपति है, इस कारण से उन्हें कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन जिस विधि के द्वारा एक आम व्यक्ति शासित होता है उसी के द्वारा भारत का राष्ट्रपति भी शासित होगा। यानी कि संविधान की दृष्टि में कोई व्यक्ति विशेष नहीं है बल्कि सभी व्यक्ति समान है। तो आइए समानता के अधिकार के विषय में चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में जैसे मैंने बताया समानता का अधिकार, यह संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित है अब कि भारतीय संविधान की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, के आधार पर विभेद से प्रतिषेध। यानी ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है कि
धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ की कोई भी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि उसके समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिसके एवज में कठोर दंड का प्रावधान भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय दंड संहिता में उल्लेखित कर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। देखिए, लोक नियोजन में अवसर की समानता यानी राज्य सरकार द्वारा शासित ऐसा कोई निकाय, संस्था या उपक्रम जिसके माध्यम से सार्वजनिक हितार्थ कार्य किए जाते हैं। अब उन कार्यों को संपन्न कराने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अब उन व्यक्तियों की नियुक्ति उस समिति में किस प्रकार से होती है या उस निकाय में किस प्रकार से होती है, उसके लिए व्यक्तियों या समुदायों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। देखिए, मूल रूप से अगर देखा जाए तो रिजर्वेशन की स्टार्टिंग संविधान के अनुच्छेद 16 से होती है कि देखिए, समाज की मुख्य धारा से लाकर जोड़ने के लिए SC, ST, OBC को रिजर्वेशन प्रदान किए जाते हैं ताकि वह अपना सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टिकोण विकसित कर सके और अपना स्तर ऊंचा उठा सके, ताकि वह समानता के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर सके। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर बात को मस्तिष्क में रखकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में हर एक बात का उल्लेख किया है। ध्यान दीजिए, आगे देखते हैं। अधिकांश क्वेश्चन बनता है अनुच्छेद 17 से। मैंने ब्लैक में इसलिए लिखा है ताकि आप इस पे विशेष ध्यान दें कि संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है। अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अस्पृश्यता का अंत से आशय है, देखिए, कि भारत जो कि कुछ हद तक रूढ़िवादी और धार्मिक प्रवृत्ति का है, यहां पर छुआछूत की प्रथा सदियों से चली आ रही थी। उस प्रथा को समाप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और अस्पृश्यता के अंत करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसमें अधिकतम सजा मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। इसमें जो भी इसके अंतर्गत जो अपराध कार्य किए जाते हैं वो अजमानतीय प्रकृति के होते हैं। याद रखिए, संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये क्वेश्चन बनता है। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत से क्या, उपाधियों के अंत से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा, सेना, विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर किसी भी प्रकार की उपाधि अपने नाम के पूर्व उपयोग में नहीं ला सकता। देखिए, क्या है कि किसी व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न सम्मान की स्थापना की गई। हम सम्मान की दृष्टि से बोल सकते हैं कि भारत रत्न राजीव गांधी या भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, यह बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी दस्तावेज में लिखित रूप से इसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। न ही वह व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला है वह अपने नाम के पूर्व इसका उपयोग कर सकता है। क्यों? यदि करता है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। और संविधान का अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि संविधान की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान है। आइए देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन क्या बनता है। समानता के अधिकार का उल्लेख 14 में, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिशत किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो 15 में उल्लेखित है। लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 16 में। अस्पृश्यता का अंत 17 में और उपाधियों का अंत
18वीं। एक बात और बताना चाहूंगा, उपाधियों के अंत से यह आशय है कि यदि विदेश द्वारा कोई उपाधि भारत के किसी नागरिक को प्रदान की जाती है, उस परिस्थिति में वह नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति लेकर वह उपाधि ग्रहण करेगा, किंतु वह व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा उपाधि अनुमति मिलने के पश्चात भी विदेश द्वारा प्राप्त उपाधि को अपने नाम के पूर्व उपयोग में नहीं ला सकता। आइए देखते हैं अगला अधिकार। अगला अधिकार कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। देखिए इसमें मेनली 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के 19(1) में वाक या बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार 19(1) में, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी आ जाती है। देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को रख सकता है, किसी भी व्यक्ति को बोलने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अपने विचार रख रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 19(2) या ए या 19(b) में क्या बोले, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। 19(c) याद रखिए, इस स्वतंत्रता में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन 19(f) में उल्लेखित संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। 19(c) में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19(d) में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में आ जा सकता है। हाँ, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि वह अंतरराष्ट्रीय सीमाएं जहां भारत की सीमा अन्य देशों के साथ लगी होती है, जहां बीएसएफ के जवान होते हैं, वहां पर व्यक्ति आ जा नहीं सकता, वह प्रतिबंधित एरिया होता है। इसलिए याद रखिए। ठीक, उसके बाद आता है 19(e) में उल्लेख है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास की स्वतंत्रता। (19(f) में मैंने बताया था आपको संपत्ति का अधिकार, यह हटा दिया गया है। अब 19(g) में आपको बताया गया है कि इस प्रकार से समझेंगे हम कि 19(g) ये कहता है कि किसी भी में उल्लेख किया गया है व्यापार या वृत्ति या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की है। याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपने जीवन यापन हितार्थ कोई भी व्यापार या वृत्ति कर सकता है, किंतु यह भी आवश्यक है कि वह कार्य जो वह अपने परिवार के जीविका उपार्जन हेतु कर रहा है वह कानून के दायरे में रहे। अब ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापार या वृत्ति कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह ऐसे कार्यों में लिप्त रहे जो असंवैधानिक या गैर कानूनी हो। आगे देखते हैं तीसरा अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार।
सॉरी, अभी हमने देखा 19, अब देखते हैं 20। अपराधों की, अनुच्छेद 20 बताता है अपराधों के दो सिद्धि में से संरक्षण। देखिए साथियों, अपराधों के दो सिद्धि से संरक्षण ये क्या होता है कि अपराधों के दो सिद्धि से संरक्षण से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, यानी मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि मान के चलिए ए को बी के द्वारा मार दिया गया। अब बी के द्वारा मारने पर बी को केवल एक बार उसको मारने के लिए जो दंड है उससे दंडित किया है। ये नहीं कि उसकी सजा खत्म होने के बाद दोबारा बोला कि तुमने उसको मारा था, उसलिए आपको दोबारा दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए अपराधों के दो सिद्धि के संरक्षण में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक अपराध के लिए एक बार दंड दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति, मान के चलिए कि आज जैसे देखते हैं कि तारीख सपोज करते हैं कि 10 जून को एक अपराध कारित कर दिया। अब 10 जून को मृत्युदंड के एवज में सजा थी 2 साल। मान के चलिए कि मृत्युदंड के एवज में 9 जून को सजा थी 2 साल। अब 10 जून को यही सजा हो गई 7 साल और 11 जून को यही सजा हो गई 5 साल। 9 जून को थी यह सजा 2 साल। तो ना तो पूर्ववर्ती विधि के द्वारा ना ही पश्चातवर्ती विधि के द्वारा, अपितु जिस दिन उसने अपराध को कारित किया है उस दिन जो विधि लागू है उसके प्रावधानों के अनुरूप व्यक्ति को दंड से दंडित किया जाएगा। जनरली देखा यह जाता है कि कानून में नित नए परिवर्तन हो रहे हैं परिस्थितियों को देखते हुए। अब कोई व्यक्ति ने अपराध 5 साल पहले किया, उसके लिए दंड उसको 5 साल बाद मिल रहा है, तो वह तो नई विधि अगर अप्लाई हो जाती है तो वह अपराध तो उसने पहले कारित किया था। अब नई विधि के अनुरूप दंड मिलेगा तो उसके मूल अधिकारों का हनन होगा। इस कारण से जिस दिन उसने अपराध किया उस दिन को मद्देनजर रखते हुए उसके दंड से दंडित किया जाता है। तीसरा, इसमें तीसरी उन्मुक्ति यह है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि आप अपना पुलिस, देखिए आपने कई बार सुना होगा, फिल्मों में देखा भी होगा कि कहते हैं कि पुलिस द्वारा बयान दिया जाता है, लेकिन कोर्ट में पुलिस द्वारा उस बयान को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि मार पीट करके किसी व्यक्ति से बयान तो ले लिया जाता है लेकिन न्यायालय में वह एडमिटेबल नहीं होता या मान्य नहीं होता। आगे देखते हैं संविधान के तीसरे अधिकार के बारे में, जो कहता है, सॉरी अभी अनुच्छेद 21 बचा हुआ है, काफी बड़ा है तो विस्तार से सुनिए। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से आशा है कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक किया जा सकता है, अन्यथा किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के शरीर से उसके प्राणों को पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जीवन दे नहीं सकते तो लेने का अधिकार बिल्कुल नहीं रखते, इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, प्राण और दैहिक। लेकिन याद रखिए, जब कभी बाह्य आक्रमण होता है, संविधान के अनुच्छेद 352 के प्रावधानों के अनुरूप जब कभी बाह्य आक्रमण होता है तो केवल इस अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकार स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहां किया गया है। अगला देखते हैं, 21 का जोड़ दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन
के माध्यम से 2002 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों को राज्य जैसा निर्धारित करे उस आधार पर अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालक का हो जाता है। यानी शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। देखिए आगे चर्चा करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भाग 3 के तीसरे अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बलात् श्रम से प्रतिषेध। बलात् श्रम से प्रतिषेध यानी भारत में प्राचीन समय में यह होता था कि जमींदारी प्रथा, प्राचीन नहीं, ये देखिए यह प्रथा लगभग ब्रिटिशों के समय से प्रारंभ हो गई थी और उससे पहले भी इससे ही चली आ रही है कि व्यक्तियों की खरीद फरोख्त की जाती थी, जिसके माध्यम से व्यक्तियों का मूल्य लगाया जाता था। या जमींदारी प्रथा आई तो जमींदारी प्रथा में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कर्ज लेता था और कर्ज के माध्यम से वह अपने कार्यों को पूर्ण करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसके कर्ज की रकम भी बढ़ती गई। परिणाम स्वरूप यह हो गया कि कर्ज के बोझ तले वह दब गया। अब कर्ज के बोझ तले वह दब गया तो वह कर्ज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने लगा। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उसे 2 टाइम का भोजन भर दिया जाता था और रोजी के रूप में किसी प्रकार का कुछ भी नहीं दिया जाता था। तो यह प्रथा बेगार कहलाई। और बलाश्रम कुल मिला के जबरदस्ती किसी व्यक्ति से बगैर उसकी मेहनत का मूल्य दिए कार्य कराना बेगार कहलाता है। इस संविधान के अनुच्छेद 23 के माध्यम से उसको प्रतिषेध कर दिया गया कि यह प्रतिबंधित कर दिया कि किसी प्रकार से व्यक्तियों की खरीद फरोख्त तथा देह व्यापार या किसी प्रकार से उनका शोषण नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है या संविधान के संविधान के भाग 3 में उल्लेखित तीसरा शोषण के अधिकार के विरुद्ध है और उसके एवज में उसे दंड दिया जाएगा। आगे देखते हैं 24 संविधान का अनुच्छेद 24 कहता है बालकों के नियोजन से प्रतिषेध। बालकों के नियोजन से प्रतिषेध से आशय है कि किसी भी बालक को यदि वह व्यस्त नहीं है उस परिस्थिति में उसे किसी भी कार्य पर नहीं रखा जाएगा। यानी इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 24 के माध्यम से बाल मजदूरी की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके लिए कड़े कानून का निर्माण किया गया। कड़े कानून का निर्माण इन द सेंस यदि किसी व्यक्ति को जिसका भरण पोषण करने वाला नहीं है और वह कम उम्र का है और यदि कोई व्यक्ति उसे नियोजित करता है उस परिस्थिति में यह होगा कि जो नियोक्ता है अगर बालक को रखता है तो उसके लिए रात्रिकालीन शिक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य है। दूसरी कि महीने में उसका 2 बार स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। तीसरी बात यह है कि उसे दिन में 3 बार का भोजन देना आवश्यक होता है और उसके संपूर्ण देखरेख का कार्य या जवाबदारी उस नियोक्ता की होती है। कुल मिलाकर इसके माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि बालकों के द्वारा की जाने वाली मजदूरी को प्रतिबंधित किया जाए। साथियों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इस कारण से आज हम 3 अधिकारों को देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 अधिकारों को देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 3 अधिकार हम नेक्स्ट वीडियो में कल देखेंगे। और मूल अधिकारों से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा।
पीएससी की डेट नजदीक है। कम समय में तैयारी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करें, पेपर प्रैक्टिस सेट लगाएं। आप लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। एमपीपीएससी की निःशुल्क तैयारी के लिए जुड़े रहें हमसे। धन्यवाद।